last lecture. Now we are discuss the behavior of dipole in uniform electric field and the potential energy of dipole in uniform electric field. Okay, now today we are discuss about the electrostatic conductor. इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर. अब सिंपल चीज है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स पेरेंट्स एटम से फ्री हो गए, मतलब वो ऑब्जेक्ट से फ्री नहीं होते, पेरेंट्स एटम से फ्री हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर रैंडम मोशन करेंगे और इसलिए वो मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल होता है. मटेरियल क्या होता है? कंडक्टिंग मटेरियल. और किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को टच करने से इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता, इसलिए कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब रैंडम मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो किसी एक क्रॉस सेक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड की ओर आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट की ओर जाएंगे. मतलब कि जो सरफेस है उससे पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या टोटल इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगी, इसलिए करंट नहीं लगता. ओके, तो उन लोगों ने हमको पहले क्वेश्चन में लिया है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक of conductor. Explain the electrostatic of conductor. Explain the effect produced inside a metallic conductor placed in an external electric field. ओके, जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या चेंज होगा? तो अभी मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रैंडम मोशन करेंगे. लेकिन सपोज आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसको ई करके लिखा है वेक्टर ई. ओके, अब सपोज मैंने इसके अंदर ही कंडक्टिंग मटेरियल रखा. ओके, जब कंडक्टिंग मटेरियल रखेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्लेट की ओर अपने आप. ओके, यहाँ क्या होंगे? सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगेगा. फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको फोर्स लगेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में सभी नेगेटिव चार्ज होंगे. ओके, यहाँ जैसे नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ जैसे से नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस होगा या प्रोड्यूस होगा. ओके, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड है, सिमिलरली एक इंटरनल फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस होगी. ओके, और जैसे जैसे चार्ज मतलब यहाँ अपने आप प्रोड्यूस होना शुरू होंगे, इंटरनल फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इंटरनल फील्ड बराबर हो जाएगी. ओके, ये एक्सटर्नल फील्ड, आउटसाइड फील्ड, ये इंटरनल फील्ड. ओके, जब ए ओ इज इक्वल टू ई आई होगा, इसका मतलब ये जो डिफ्यूजन है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो अपने आप बंद हो जाएगा. इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफ्यूजन बंद हो जाएगा क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड है उतनी इंटरनल फील्ड होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां आना शुरू हुए थे ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन अब द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम, तो ये डिफ्यूजन अपने आप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. क्लियर? और जो भी चार्ज ये प्रोड्यूस होते हैं मतलब उसके सरफेस पे होंगे. डिफ्यूजन के वक्त जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज ओके अपने आप जो डिपॉजिट होंगे वो सरफेस के ऊपर होंगे. ये फर्स्ट ऐसा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था. ओके, ये 29 नंबर का था, लेकिन 30 नंबर में आपको 30 नंबर वाली क्वेश्चन प्रॉपरली प्रिपेयर कर दिए, क्योंकि 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स लिखे मैंने सभी पॉइंट्स को सेपरेटली उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया. ओके, 30 नंबर क्वेश्चन लिखा था, राइट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ कंडक्टर. क्लियर? फिर से, राइट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ कंडक्टर. ओके, फर्स्ट में लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. पहले ही बताया था कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर होगा, ये पता चल गया. अब सपोज आपके पास कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है. ओके, इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो लैटिस पॉइंट पर रहेंगे, 11th में ऐसा पढ़ा था
कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अपने फिक्स पॉइंट पे रहेंगे और वहां वो वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। लेकिन हर एटम से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के अंदर रैंडम मोशन करेंगे, वो सब रैंडम मोशन करेंगे। क्लियर? और इसलिए यहां बताया जाता है कि इस मोशन के अंदर, अभी मैंने बताया था कि सपोज कोई क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करो, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन वन साइड से सेकंड साइड आएगा उतने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मतलब सेकंड से फर्स्ट के हो जाएंगे। किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो इक्वल होगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। किसी भी सपोज आपने आयरन रॉड या कॉपर रॉड किसी को भी ऐसे टच किया होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता। क्यों? वो मोशन इसी तरह से होती है कि जितने चार्ज एक से दूसरे हो जाएंगे उतने दूसरे से अपनी ओर आ जाएगा। इसका मतलब कि पूरी कंडीशन इलेक्ट्रिकली इक्विलिब्रियम में है। इलेक्ट्रिकली वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम। सेकेंड, किसी भी पोर्शन के अंदर आप चेक करो, स्मॉलर किसी भी पोर्शन में, या वो एरिया एलिमेंट है या वॉल्यूम एलिमेंट है, कहीं भी आप चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इनसाइड ऑलवेज क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ओके, सेकंड में लिखा है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब फर्स्ट चैप्टर याद करो, फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि वो गॉस इक्वेशन की थर्ड एप्लीकेशन कि आप स्फेरिकल सेल के अंदर इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या मिलता था? जीरो। लेकिन इसी चैप्टर में बताया कि स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होती, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब यहाँ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगी। ओके, हमारा मेन पॉइंट क्या था कि ऑन आउटर सरफेस द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर द सरफेस। ओके, अंदर की सरफेस का अंदर सरफेस का अंदर जब पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट तो उसको क्या बताएंगे हम? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए अंदर डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो डिराइव करके दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? एक चीज और भी इसमें कि सपोज आप परपेंडिकुलर, सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने परपेंडिकुलर नहीं लिया, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा परपेंडिकुलर दूसरा टेंजेंटियल। और सपोज ये परपेंडिकुलर होगा तो आप बता सकते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और फील्ड परपेंडिकुलर। सपोज परपेंडिकुलर सरफेस मतलब ये तो कंपोनेंट है लेकिन टेंजेंटियल कंपोनेंट भी है। जो टेंजेंटियल कंपोनेंट होगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो बाद में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप क्या हो जाएगी? रॉन्ग। क्लियर? इसलिए हर पॉइंट पे सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, यहाँ क्या मिलता है? पॉजिटिव चार्ज। एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये फील्ड आउटसाइड रहेगी, परपेंडिकुलर क्या मिलेगी? आउटसाइड मिलेगी। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो सिंपल चीज, नो एक्सेस चार्ज मतलब इसकी कंडीशन क्या होगी वो एक्सटेंड करते हैं। क्लियर? अंदर एक्सेस चार्ज नहीं होने का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले सपोज अंदर एक्सेस चार्ज होता है तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। क्या मिलता? क्या मिलता? इससे आपको फ्लक्स मिलती और फ्लक्स मिलती तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलता। लेकिन अभी बताया इनसाइड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और सपोज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो अपने आप इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। अभी मैंने बताया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फील्ड जीरो मतलब इनसाइड पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। कितना पोटेंशियल होगा? तो जितना सरफेस पे होगा उतना पोटेंशियल आपको इनसाइड मिलेगा। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट ने बताया द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस
of a charge conductor is E is equal to sigma upon epsilon 0 into n caret. सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 इंटू क्या लिखेंगे n कैरेट. अब ये तो सिंपल चीज है, ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं. चलो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं. एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया जिसकी क्रॉस सेक्शन है A, जिसकी क्रॉस सेक्शन A है. और इससे मैं कैलकुलेट करना शुरू कर रहा हूं. ओके, अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पे होगा. इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी आप यूज करेंगे. सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा क्यू का मतलब क्या होता है? इन यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज सिग्मा फॉर एरिया ए टोटल अमाउंट इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस मतलब आउटसाइड. तो क्या लिखेंगे? E इंटू डी ए कॉस 0 इंटू डी ए कॉस 0. लेकिन डी ए की जगह क्या रखेंगे? चलो नेक्स्ट में रखते हैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 E इंटू ए कॉस 0 1, क्योंकि यहाँ तो पूरी सरफेस एरिया दी है. डी ए कब लिखना पड़ता है? जब इंटीग्रेट करना है. और सपोज आपने यहाँ इंटीग्रेट किया तो E बाहर रह गया. ओके, और इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या होगा? ए. किसी भी तरह एक्सप्लेन करो आंसर वही आएगा. सो इसका मतलब E कैंसल. E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर. ओके, और बाद में वेक्टर लिखना है तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू n कैरेट. इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर? तो सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू n कैरेट. n कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड सिक्स्थ पॉइंट, ये 30 नंबर की जो क्वेश्चन है जो अभी मैं पढ़ा हूँ, 6 नंबर की जो स्टेटमेंट है, बाद में सभी स्टेटमेंट को उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है. ओके, वो आप एक बार पढ़ेंगे, प्रिपेयर करने की जरूरत पेपर, तो यही 30 नंबर और 29 नंबर ज्यादा करना पड़ेगा. क्लियर? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज 0 मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वुड डेवलप्ड. ओके, अब सपोज मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऐसी कैविटी है, ये सब पूरा मटेरियल, लेकिन इनसाइड है कैविटी. तो इनसाइड कैविटी होगी तो इसका मतलब जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? 0. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0. देखो मटेरियल यहाँ है, यहाँ तो कैविटी है, लेकिन कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी. और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? 0 रहेगी. ये दोनों वैल्यू आप क्या बताते हैं? 0 लिख सकते हैं. E इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 0. लेकिन इसका मतलब क्या है? क्यों एक्सप्लेन किया? उसे बताया कि पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको मिली कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग मतलब कि क्या बताएंगे इसको? प्रोटेक्ट करना, इसको प्रोटेक्ट करना. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो प्रोटेक्ट करेगा इसको. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट कैविटी के अंदर नहीं होती. ओके, इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताया. ओके, इसके लिए एग्जांपल सपोज हम मान लो कि आप कार लेके जा रहे हैं, बाहर रेनी सीजन है, ठंड ज्यादा हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफ्यूजन अर्थ सरफेस और स्काई के बीच में ज्यादा हो रही है. तो तब क्या होगा कि पूरी सरफेस मेटालिक होती है. सपोज ठंडर कार के ऊपर गिरी तो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ऑन सरफेस ऑफ कार. तो हमारी हालत क्या होगी? तो उन लोगों ने क्या बताया कि आप कार की पूरी ग्लास बंद कर दो, तो ऊपर वाली सरफेस मेटालिक सरफेस हो जाएगी, लेकिन इनर पार्ट कैविटी हो जाएगा. एज पर एग्जाम्पल ये जरूरी है कि ठंडर, सपोज आप कार लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रिक वाली वायर ऐसे गिरी हुई है, इलेक्ट्रिक वायर गिरी हुई है, तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है. ओके, सपोज कॉन्टेक्ट में है तो पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो होता है ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला पार्ट वो कैविटी है, और कैविटी के अंदर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड 0. सपोज बहुत रेनी सीजन है और ऐसे ठंडर हो रही है
कार साइड पे पार्क कर दो, ग्लास बंद कर दो और आराम से बैठ जाओ, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन इनसाइड कोई इफेक्ट नहीं, बिकॉज ये कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और इस फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रीडिंग बताया जाएगा। ओके, और ये जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए 6 स्टेटमेंट, वो 6 स्टेटमेंट उन लोगों ने 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36 नंबर क्वेश्चन तक वो सभी चीज एक्सप्लेन की है। क्लियर? लेकिन इससे आप कौन कौन से क्वेश्चंस लिखेंगे? सबसे पहले 20 है, बाद में 30 के बाद 33, ओके 30 के बाद 33 भी कैंसिल करो, 35 एंड 36। ओके, मैं लिस्ट इसके साथ भेज दूंगा जो आपको प्रिपेयर करना है वो। क्लियर? लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन ये याद रखना है एमसीक्यू में ज्यादा काम में आएगा। तो ये कंडीशन क्या थी, इसको क्या एक्सप्लेन, इलास्टोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंडक्टर रखेंगे तो क्या मिलेगा। 6 पॉइंट आपको पता चल जाए, सभी क्वेश्चन के आंसर अपने आप हो जाएगी। ओके, तो ये 6 पॉइंट के बाद एक नया टॉपिक एक्सप्लेन किया है, इसके रिलेटेड ही है, मैं इसके स्टेटमेंट आपको पढ़ रहा हूं। डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो इंसुलेटेड मटेरियल है उसको हम डाई इलेक्ट्रिक बताते हैं, लेकिन इसमें भी 2 पोर्शन है, इसमें भी 2 पोर्शन है। सबसे पहले तो क्या बताया कि डाई इलेक्ट्रिक जो इसमें 2 पोर्शन कौन कौन से है, तो पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। लेकिन पोलर नॉन पोलर की इंफॉर्मेशन से पहले क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाई इलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब मेन चीज तो यही है कि सपोज मैं यहां बता रहा हूं कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, वो कंडक्टिंग मटेरियल है, वो क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल। अब जब ये कंडक्टिंग मटेरियल होगा, जब ये कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो सिंपल चीज है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगा, तो अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उतना पॉजिटिव चार्ज अपने आप यहाँ इंड्यूस होगा या क्रिएट होगा। ओके, तो सिमिलर मेथड हुई, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और स्लोली स्लोली जैसे जैसे चार्ज यहाँ मतलब इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और एक ऐसी मैग्नेट होगी कि जब आप लिख सकते हैं EO प्लस EI एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की एडिशन क्या हो जाएगी, 0। ये किसमें होता है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम मोशन करेंगे। ओके, जब इसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, बराबर। तो यहाँ सब नेगेटिव चार्ज होगा, अपने आप वहां पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और एक ऐसी मैग्नीट्यूड आएगी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब अपने आप ये डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। इसका मतलब EO प्लस EI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन सपोज मान लो सिमिलर क्वेश्चन, और यहां हमने वो ऑब्जेक्ट रखी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये इंसुलेटर है, ये क्या होगा, इंसुलेटर। तो यहां इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटर के अंदर वो मोशन बहुत स्लो होती है, होगी फ्री नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं, लेकिन बस वो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक स्लोली मोशन करेंगे। अब एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तब जाके थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ओके, और यहां भी आपको, लेकिन इंसुलेटर के लिए EO
प्लस ई आई इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? ये प्लस क्यों लिखा जाता है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अपने आप तो माइनस होगा। ओके, जितना ही प्लस है उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस, एडिशन क्या होगी 0। लेकिन यहां ऐसा नहीं, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम प्रोड्यूस होगी, अब इसलिए इसके डिफरेंस की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन 37 नंबर का था, 37 नंबर। ओके, अब यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। राइट द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक्सप्लेन दैट एंड गिव सम एग्जांपल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये थोड़ा बहुत पोर्शन 11th में भी पढ़ा था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट जो मटेरियल उसको डाइलेक्ट्रिक बताते हैं। और इसके अंदर दो पोर्शन पढ़ेंगे, एक तो होगा पोलर, ओके, नंबर 1 कौन सा, पोलर, एंड सेकेंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। क्लियर? अब सबसे पहले पोलर की डेफिनेशन। इन पोलर मोलिक्यूल द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज इज नॉट कोइंसाइड each other, such type of molecule is a polar molecule। पोलर के अंदर दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होते। एज फॉर एग्जांपल HCl, HCl, इसका मतलब Cl सपोज H, तो इस टाइप की सिचुएशन बनेगी, इसका सेंटर उसका सेंटर, ओके, HCl, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। सेकंड सपोज मतलब H2O, ओके, इस तरह से बनेगा, ओके, इसकी डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सभी पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं होते। कोइंसाइड मतलब दोनों के बीच में गैप रहेगी, और गैप जो रहेगी इसका मतलब पोल क्रिएट होता है। ओके, इसको पोलर बताया जाता है। इसके एग्जांपल HCl, H2O, NH3 ऐसा सब हम लिख सकते हैं। ओके, इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग होगी। क्लियर? तो कौन सा एग्जांपल बताया मैंने, HCl, H2O। ओके, नाउ नॉन पोलर। नॉन पोलर के अंदर क्या होगा कि सभी कोइंसाइड हो जाएंगे, जितने भी सेंटर से पॉजिटिव नेगेटिव के जो सेंटर है वो कोइंसाइड हो जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल H2, पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड, मतलब एक सिचुएशन आएगी जहां पॉजिटिव नेगेटिव साथ में होंगे और इस तरह से होंगे तो नॉन पोलर बताया जाएगा। H2O2 N2, लेकिन एक ऐसे एग्जांपल है थोड़ा चेंज है, वो CO2। वो भी स्ट्रेट लाइन में मतलब कोइंसाइड हो जाएगी, इसको क्या बताया जाएगा, CO2। एक एग्जांपल ऐसा है जो, हाँ, यहाँ जो बॉन्डिंग होती है वो वैन डर वाल्स बॉन्डिंग होगी। क्लियर? और यहाँ जो होगी वो डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग होगी। क्लियर? मतलब क्या है कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर मैच नहीं होते, मतलब पहले से डाइपोल मोमेंट होती है, यहाँ मैच हो जाते मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं होती। ओके, इसलिए इसको डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग बताई जाती है और इसको वैन डर वाल्स बॉन्डिंग बताई जाएगी। तो ये जो टाइप थी, दो टाइप, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर जो पहले से डाइपोल मोमेंट रखते हैं, नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर एक दूसरे पे मैच नहीं होते और वहां पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर एक दूसरे पे मैच हो जाएंगे। क्लियर? अब ये स्लोली स्लोली दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें बाद में लिखा है, एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन द आइसोटोप ऑफ द इलेक्ट्रिक। चलो, इंसुलेटर में भी दो टाइप हो गए, पोलर नॉन पोलर। अब इसमें सबसे पहले बताया, एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब H2O2 N2 ऐसे जो है, ओके, जहां पॉजिटिव नेगेटिव। एज फॉर एग्जांपल, चलो इस ऑब्जेक्ट के अंदर
पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्यों? तो जहां पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर मैच हो जाएंगे, तो नॉन पोल पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड होगी। लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो इसका मतलब डायरेक्शन ड्रॉ करें, मतलब पेन से कर तो पता चल जाए। सपोज ये डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब रखेंगे तो ये क्रिएशन ऐसे हो जाएगा, क्या हुआ? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा? नेगेटिव पॉइंट्स होगा। तो पॉजिटिव की ओर सभी नेगेटिव मतलब चार्ज, और नेगेटिव की ओर सब पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो सेंटर एक दूसरे पे मैच हो गए थे वो अब सेपरेट हो जाएंगे। और जब सेपरेट होंगे तो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो डायपोल होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, एंड देयरफॉर E इक्वल टू जीरो लिखा है, तो यहाँ इज नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? जीरो। तो इसका मतलब जब नॉन पोलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर पे आउटसाइड से एक फोर्स लगेगा, और दोनों स्लाइटली दोनों से सेपरेट होंगे। जैसे स्लाइटली सेपरेट होंगे तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी, और ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड नहीं है। अब फील्ड क्रिएट होना, उसको पोलराइजेशन बताया जाता है। इसको क्या बताया जाएगा? पोलराइजेशन बताएंगे। क्लियर? इन एक्सटर्नल, इसमें लिखा है कि लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या है, तो लिखा है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट in the direction of the field and is proportional to the field strength, substance for which this assumption is true called a linear isotropic dielectric। ये जो सेपरेशन होता है, जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोलराइजेशन होता है, डायपोल मोमेंट क्रिएट होती है, ये डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो ज्यादा सेपरेशन होगा। ओके, तो ये पता चल गया द बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये नॉन पोलर था, अब पोलर के लिए बताएंगे। एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो पहले पोलर को डायग्राम बताते हैं। पोलर का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर मैच नहीं होंगे। मैच नहीं होंगे मतलब इनिशियली उसके पास डायपोल मोमेंट तो है ही, लेकिन ये सभी डायपोल टेम्परेचर के हिसाब से रैंडम अरेंजमेंट में होती है। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रैंडमली। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रैंडम मोशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो मतलब ये रैंडम मोशन कम होगी। मतलब सभी डायपोल रैंडम मोशन करती है। इसका मतलब हर मोलेक्यूल के पास डायपोल मोमेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर मैच नहीं होंगे, हर मोलेक्यूल के पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से जो रैंडम मोशन होती है, इसलिए पूरी ऑब्जेक्ट की डायपोल मोमेंट जीरो। पूरी ऑब्जेक्ट के लिए डायपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो। नहीं पता कि सपोज आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए चेक करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस तरह से होता है कि डायपोल मोमेंट है, हर मोलेक्यूल के पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से वो रैंडम मोशन करेगा। ओके, लेकिन सभी डायपोल मोमेंट की एडिशन, एज फॉर एग्जांपल डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सबकी डायरेक्शन चेक करो, डिफरेंट डायरेक्शन है, सबको ऐड करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। अब उसको आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, E0 E0। ओके, जब इस तरह की कंडीशन रखेंगे तो क्या चेंज होगा? ये डायग्राम बनाओ यहां। ये सभी डायपोल स्लोली 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 फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होना शुरू हो जाएगी। फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इस टाइप की अरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगी। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव
सभी डायपोल स्लोली स्लोली फील्ड के डायरेक्शन में अपना अरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब U इज इक्वल टू माइनस PE या माइनस PE cos थीटा। क्लियर? मिलता है? ओके। और रैंडम मोशन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी, सपोज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में नहीं आएगी, लेकिन सपोज पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो सभी डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी। और जब पूरी डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी तो उसको सैचुरेशन ऑफ पोलराइजेशन बताया जाता है। सभी डायपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ पोलराइजेशन। दोनों के लिए पोलराइजेशन डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इक्वल टू लिखना है तो लिख सकते हो P इज इक्वल टू XE into E0. XE is the electric susceptibility of a given material. Electric susceptibility of a given material. Clear? तो इस तरह की अरेंजमेंट इसमें होती है, एक चीज और भी है कि पोलराइजेशन इंटेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है। पोलराइजेशन इंटेंसिटी कैसे फाइंड होगी? पोलराइजेशन इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको एक करना पड़ेगा कि टोटल डायपोल मोमेंट कितनी क्रिएट होती है, इसमें टोटल डायपोल मोमेंट कितनी क्रिएट होती है। और बाद में अब पोलराइजेशन इंटेंसिटी मतलब टोटल डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, P डैश लिख रहा हूं टोटल के लिए, टोटल डायपोल मोमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन इंटेंसिटी। अब समझने बात कि सपोज हमने यहां थोड़ा सा ये डेल्टा V, इसकी वॉल्यूम क्या है डेल्टा V, इसमें कितने डायपोल है वो मैंने कैलकुलेट कर लिए। ओके, कैसे पता चलता है? तो इसकी कैलकुलेशन करनी है तो इसकी एरिया या वॉल्यूम जैसे कैलकुलेट करें उससे कैलकुलेट हो सकता है। ओके, अब टोटल कितनी डायपोल मोमेंट है, इतने वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल होंगे वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 11th में भी ऐसे किया है, रूम के अंदर कितने एयर पार्टिकल ऐसे। तो अब पहले मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके डायपोल कैलकुलेट करेंगे और बाद में डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ओके, इसलिए डेफिनेशन बताई कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज अ पोलराइजेशन इंटेंसिटी, इज कॉल्ड पोलराइजेशन इंटेंसिटी। ओके, आज क्वेश्चंस बहुत सारे हुए और एक सिंपल मेथड से बताऊं तो आज पोटेंशियल की पूरी टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट होगा कैपेसिटेंस, जो चैप्टर की मेन टॉपिक है। पोटेंशियल तो था ही, पोटेंशियल तो था ही, लेकिन इस टॉपिक का इन्फ्लुएंस ज्यादा है कैपेसिटेंस का, हम नेक्स्ट से लेंगे। लेकिन आज चेक कर तो बहुत सारे क्वेश्चंस हुए और क्वेश्चन सभी इक्वल से साथ में कंप्लीट किए। 29 से स्टार्ट करके टोटल 41 तक क्वेश्चन हुए। 29 से स्टार्ट करें 40 छोटे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन लिखना है और प्रिपेयर करने हैं वो आपको होमवर्क के तौर पे वो मैथ्स में लिख के दे देंगे। क्लियर? लेकिन ये टॉपिक प्रॉपर्ली प्रिपेयर करेंगे। पोलर नॉन पोलर एमसीक्यू का आएगा, पोलराइजेशन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। क्लियर? ये किस पे डिपेंड करता है वो भी पूछा है। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गुड सर एग्जामिनेशन जैसे क्वेश्चंस के अंदर ये सब होता है, इसलिए पूरा इसको प्रिपेयर करके आप कंप्लीट करेंगे। ओके? In metallic conductors, the valence electrons are free to move about the metal without leaving the metal. These electrons are referred to as free electrons. The conductor is said to be in electrostatic equilibrium when there is no net motion of the charges in it. Some basic properties of conductors that are in electrostatic equilibrium are: the electric field inside a conductor is zero. The interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. At the surface of a charged conductor, electric field is normal to the surface at every point.
magnitude of the electric field strength at the surface of a charged conductor is E equal to sigma by epsilon naught. Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface. A cavity inside a charged conductor is electrostatically shielded. Now, let us look at each property in detail. One, electric field inside a conductor is zero. Consider a conductor whose free electrons are distributed uniformly throughout. Let us now place this conductor in a uniform external electric field of strength E directed towards the positive x-axis. When the external electric field is applied, the free electrons in the conductor accelerate towards the left. This causes a plane of negative charge to be present on the left surface. This, in turn, causes a plane of positive charge to be present on the right surface. These planes of charge create an internal electric field whose strength is denoted by E dash, opposite to that of the external electric field. Within a short interval of time, the surface charge density of electrons present on the left surface increases until the strength of the internal electric field becomes equal to that of the externally applied electric field strength. As a result, the net electric field strength inside the conductor becomes zero. It proves that any net charge on the conductor must reside entirely on its surface. 3. At the surface of a charged conductor, in electrostatic equilibrium, the electrostatic field should be normal to the surface at every point. To prove this, for a conductor in electrostatic equilibrium, let us assume that the electric field E due to the charged conductor is not normal to the conductor but as directed. In that case, it will have a component parallel to the surface of the conductor. Then, the free charges on the surface would experience some force and move along the surface. 4. Electric field strength E at the surface of a charged conductor is equal to sigma by epsilon naught into n cap. Let the surface charge density be sigma. We know that the surface charge density is defined as the charge per unit area of the surface. Surface charge density is equal to the ratio of the total charge on the surface to its area. Let us consider a Gaussian surface in the shape of small cylinder, which is part inside the conductor and part outside the conductor, such that its flat faces are parallel to the surface of the conductor. Since the electric field strength at any point just outside the conductor is normal to its surface at that point, we do not have any electric flux through the curved surfaces of the Gaussian surface chosen. We also know that electric field strength E is equal to 0 for any point inside the conductor, and hence the electric flux through the Gaussian cylindrical part inside the conductor is 0. However, there is electric flux through the flat face of the Gaussian cylinder just outside the conductor, as the electric field strength E is perpendicular to the flat face. According to Gauss' law, the electric flux phi through this area will be equal to integral E dot dA. Here, integral E dot dA is equal to integral E dA cos theta equal to integral E dA.
where cos theta is equal to 1 since the angle between the vectors E and dA is 0 in this case. Since E is constant through the flat face of the small Gaussian surface chosen, we have phi equal to E into integral dA, or phi equal to EA, since integral dA will be equal to A. Here, A is the area of the flat face of the cylinder. Let this be equation 1. But according to Gauss' law, we have phi equal to Q in by epsilon naught. Here, Q in is the charge enclosed by the Gaussian surface. Since the surface charge density of the surface of the conductor is sigma, we have Q in is equal to sigma A. Let this be equation 2. Substituting equation 2 in the equation for electric flux phi, we get phi equal to sigma A by epsilon naught. Let this be equation 3. From equations 1 and 3, we have EA equal to sigma A by epsilon naught. Simplifying, we get magnitude of E equal to sigma by epsilon naught. If n cap is the unit vector in the outward direction normal to the surface, then we can write electric field strength in the vector notation as E is equal to sigma by epsilon naught into n cap. Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface. Inside the conductor, the electric field strength E is equal to 0. We know that the electric field strength E is equal to minus dV by dr. If V is constant everywhere inside the conductor, then dV by dr will be 0, and hence E is equal to 0 inside the conductor. This proves that the electric potential V is constant everywhere inside the volume of the conductor and has the same value as that on the surface. 6. A cavity inside a charged conductor is electrostatically shielded. We know that the electric field strength inside a charged conductor is 0. Hence, irrespective of the charge and the electric field configuration outside the conductor, the electric field in the cavity inside the conductor is 0, and the cavity will remain shielded from the electric field. This is called electrostatic shielding. When a car is caught in a thunderstorm, it is advisable for the driver and passengers to stay inside the car, since the inside of the car will be similar to a cavity in a conductor, and hence it will shield from the high voltage electric field that may get produced by the thunderstorm. We know that conductors are characterized by a large number of free charge carriers which move between the atoms of the conductors and also within the volume of the conductors. Metallic conductors have a large number of free electrons. When a metal conductor is placed in an external uniform electric field of strength, say E, we know that charge distribution takes place in the conductor due to the movement of the free charges, and the electrostatic induction occurs in such a way that in equilibrium, the electric field strength E' inside the conductor due to the induced charges is equal and opposite to the external field of strength E. Hence, the net electric field inside the conductor is 0, and the conductor is said to be in electrostatic equilibrium.
Unlike conductors, dielectrics like rubber are those materials in which there are either practically no free charge carriers or free charges. Dielectrics are electrically non-conducting materials. A dielectric material can be made of either polar molecules or non-polar molecules. Polar molecules are those in which there always exists a separation between the average positions of the negative and positive charges in the molecule, irrespective of whether it is in an external electric field or not. Such a molecule is called a permanent dipole and will possess a permanent dipole moment. Water molecule is one such example of a polar molecule. In a water molecule, the center of the negative charge is at the oxygen ion, since it is the negatively charged ion, and the center of the positive charge is at the midpoint of the line joining the two positively charged hydrogen ions. These average positions of the positive and negative charges act as point charges, and hence the polar molecule behaves as a permanent electric dipole. As such, we can say that all polar molecules like water, hydrogen chloride, etc. behave as permanent electric dipoles. Therefore, even in the absence of an external electric field, such molecules possess a permanent electric dipole moment. Non-polar molecules are those which do not possess a permanent dipole moment like the polar molecules. Hydrogen and carbon dioxide molecules are examples of such non-polar molecules. In such molecules, the average centers of the positive and negative charges coincide. Hence, they do not possess an electric dipole moment in the absence of external electric field. Now let us see what happens when a dielectric with non-polar molecules is placed in an external uniform electric field of strength E. Due to this uniform external electric field, the positive charges in the molecules are displaced in the direction of the electric field, and the negative charges in them are displaced in the opposite direction of the electric field. Therefore, in the dielectric with non-polar molecules, the molecules now possess some induced electric dipole moment, and it is said to be polarized due to the external electric field. Now let us consider the case when the dielectric material is made of polar molecules. In the absence of the external electric field E, the polar molecules in the dielectric are such that their electric dipole moments are randomly oriented due to thermal agitation, and hence the total dipole moment is zero. Now when they are placed in the uniform electric field of strength E, we know that every dipole in it experiences a torque, which rotates the dipoles in such a way that they align in the direction of the electric field. Thus, the dielectric material with the polar molecules is said to be polarized. The degree of alignment of the dipoles with the external electric field direction depends on the temperature and also on the external electric field strength. In general, the alignment increases with increasing electric field strength and also with decreasing temperature. Thus, we observe that the dielectric material is polarized
irrespective of whether it is made of polar or non-polar molecules. And they develop a net electric dipole moment in the presence of an external electric field. Linear isotropic dielectrics are those in which the induced dipole moment is in the direction of the external electric field and is proportional to the external electric field strength. Now, when this linear isotropic dielectric is placed in a uniform electric field of strength E, it gets polarized. Let us consider the polarization P of such materials, which is defined as the electric dipole moment per unit volume. For linear isotropic dielectric materials in a uniform external electric field, the polarization P is equal to psi E into E, where psi E is the electric susceptibility of the material. Now each small volume element of the linear isotropic dielectric having a volume dV has a net polarization equal to P dV due to all the dipoles in it in the direction of uniform electric field. Here, it is important to note that the net charge in each volume element will be zero. The resultant effect in the material due to the uniform external electric field will be the formation of an induced positive charge density plus sigma induced on the right face of the dielectric and minus sigma induced on the left side of the dielectric. This in turn causes a weak electric field of strength E' to be induced in a direction opposite to that of the uniform electric field of strength E. Therefore, the net electric field E0 in the dielectric will be equal to E minus E'. Thus we observe that the polarization effect causes a decrease in the net electric field within the dielectric. Dielectric materials, being non-conducting, are useful in many devices like capacitors, transformers, etc., because of their inherent properties.